तो हमने अभी तक पढ़ा था कि जो स्टेट में सेंटर में होता है वहाँ प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। इसी तरह जब हम स्टेट की बात करते हैं तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर होते हैं और गवर्नर होते हैं। तो जो गवर्नर होते हैं वही हर एवरी स्टेट देयर इज़ अ लेजिस्लेटर और विधानमंडल विच कंसिस्ट ऑफ अ गवर्नर। तो गवर्नर ही जो है प्रेसिडेंट की तरह स्टेट का वर्क संभालते हैं, बट वैसे स्टेट का काम जो है वो सीएम यानी चीफ मिनिस्टर करते हैं। अब जो हमारी लेजिस्लेचर है वो या तो यूनिकैमरल होती है या बाईकैमरल होती है। ज़्यादातर स्टेट्स में हम यूनिकैमरल गवर्नमेंट का लेजिस्लेचर को फॉलो करते हैं, लेकिन बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में जो है हम बाईकैमरल को लेजिस्लेचर को फॉलो करते हैं। अब यहाँ पे स्टेट्स में, इन स्टेट्स में दो तरीके के हाउसेज होते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसे कि विधान परिषद भी कहा जाता है, और या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली जो सभी स्टेट्स में होती है उसे विधानसभा कहा जाता है। अगर हम बात करें तो लेजिस्लेटिव असेंबली और विधानसभा जिसे कहा जाता है उसके जो मेंबर्स हैं वो सभी सीधे सीधे डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा चुनकर आते हैं, जिन्हें कि हम चुनते हैं। हर 5 साल में इनका चुनाव होता है, जो कि हमारी एडल्ट फ्रेंचाइजी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेस पे जो हमारे यहाँ वोट का इलेक्शंस होते हैं उस पे हम इन्हें चुनते हैं। विधानसभा के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें एमएलए कहा जाता है। एमएलए की फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो इसमें विधानसभा में जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती है उसमें 500 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते और 60 से कम मेंबर्स भी नहीं हो सकते हैं। और लेजिस्लेटिव असेंबली और विधानसभा जो है डायरेक्ट इलेक्टेड होती है, किसके द्वारा? इलेक्टर्स यानी आपके और हमारे द्वारा। एडल्ट फ्रेंचाइजी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी सिस्टम, जो कि कहलाता है कि अगर आप 18+ की आपकी एज है तो आप अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। दूसरी तरफ हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल और विधान परिषद की। ये जो है यहाँ डायरेक्ट इलेक्टेड होकर मेंबर्स नहीं आते हैं। इसमें जो 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स हैं वो इलेक्टेड होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली यानी जो हमारे एमएलएज हैं उनमें से ही चुनते हैं, और 1/3 मेंबर्स होते हैं वो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ के द्वारा चुने हुए होते हैं। 1/6 जो मेंबर हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं गवर्नर के थ्रू, और 1/12 जो मेंबर्स हैं वो टीचर्स में से चुने जाते हैं, और 1/12 ही मेंबर्स जो हैं वो ग्रेजुएट्स में से चुने जाते हैं, जो कि आपके यहाँ जो अपने सब्जेक्ट्स में अच्छे होते हैं, जो अपनी बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, उनको वहाँ से चुन लिया जाता है। अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी फॉर मेंबर्स। दोनों में ही जो एलिजिबिलिटी है मेंबर्स की उनके बारे में हम बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे एमएलएज की, जिनको हम विधानसभा के लिए चुनते हैं, जो डायरेक्ट इलेक्ट होते हैं। तो उनकी जो एलिजिबिलिटी है वो है कि वो इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। द पर्सन मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया एंड मस्ट नॉट बी लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज. He must possess some other qualifications as may be prescribed on that behalf by or under any law made by Parliament. अब हम बात करेंगे कि लेजिस्लेटिव असेंबली का जो टर्म है वो कितना होता है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली का टर्म जो है वो 5 ईयर्स का होता है, लेकिन अगर गवर्नर को लगता है कि गवर्नमेंट अपना काम, स्टेट गवर्नमेंट अपना काम ठीक से नहीं कर रही है तो वो बीच में भी इलेक्शन करवा सकता है। अब हम बात करें प्रिसाइडिंग ऑफिसर की। प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है लेजिस्लेटिव असेंबली में एक स्पीकर चुना जाता है और एक डिप्टी स्पीकर चुना जाता है, जो एमएलए से ही इलेक्ट होता है, और वो काम करता है, स्पीकर जो है वो काम करता है हाउस में मीटिंग्स अरेंज करने का, मेंटेन करने का, लॉ एंड ऑर्डर। और जो डिप्टी स्पीकर है वो जब स्पीकर के एब्सेंस में वही काम करता है। अब हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल और विधान परिषद की। तो यहाँ हमने बात की है कि किस तरह से लोग चुनकर आते हैं। तो इसके 1/3 जो मेंबर्स हैं वो एमएलए जो हमने चुन के भेजे उनमें से आते हैं। 1/6 जो मेंबर्स हैं वो लोकल गवर्नमेंट बॉडी से आते हैं, और 1/6 जो है वो नॉमिनेटेड होते हैं गवर्नर के द्वारा, जो कि आर्टिस्ट होते हैं, ऑथर्स होते हैं, सोशल वर्कर्स होते हैं, और 1/12 मेंबर जो हैं वो टीचर्स होते हैं, और बाकी जो बचे हुए 1/12 मेंबर्स होते हैं वो हमारे ही स्टेट के अच्छे पढ़े लिखे लोगों में से चुने जाते हैं। इनकी एलिजिबिलिटी ये होती है कि इन्हें भी सिटीजन ऑफ इंडिया होना ज़रूरी होता है, और इनकी एज वो 30 ईयर्स होती है। लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो टर्म है वो परमानेंट होता है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होती है, और इसके जो 1/3 मेंबर्स हैं वो अपने आप ही रिटायर हो जाते हैं हर 2 साल बाद, और इसका जो टर्म है
मेंबर्स का वो 6 ईयर्स का होता है। इस बात का ध्यान रखें। जो हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका टर्म 5 ईयर्स का होता है और डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा वो ख़त्म होता है। लेकिन जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसका टर्म 6 ईयर्स का होता है। 1/3 मेंबर्स एवरी 2 ईयर्स पे रिटायर हो जाते हैं। ठीक है। इसका जो प्रेसिडेंटिंग ऑफिसर होता है वो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन होता है, जो कि मीटिंग्स को यहाँ पे हेल्ड करता है। और स्टेट लेजिस्लेटर्स का जो काम है वो है लॉज बनाना, जो कि लॉज हमने यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर डिफरेंट करके हमने जो डिवाइड किए हुए हैं उस तरह के लॉज ये लोग बनाते हैं। तो जो भी काम इनके पास में होता है वो सभी काम ये लोग करते हैं। स्टेट एग्जीक्यूटिव्स में जो है हम बात करें तो जो गवर्नर है वो ऑफिशियल हेड होता है और जो चीफ मिनिस्टर है वो रियल हेड होता है और उसकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है वो रियल हेड होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो गवर्नर है वो एक तरीके से हेड है, लेकिन जो काम कर रहा है प्रैक्टिकली वर्क कर रहा है वो चीफ मिनिस्टर उसकी काउंसिल ही काम करती है। अब हम बात करें कि चीफ मिनिस्टर के पास में पहले हम बात करते हैं गवर्नर की क्वालिफिकेशंस क्या क्या होती है। तो गवर्नर जो है उसकी क्वालिफिकेशन होती है उसकी जो पहली बात तो ये कि वो सिटीजन ऑफ जो भी है वो उसका सिटीजन ऑफ इंडिया होना ज़रूरी है। इसके अलावा उसकी एज 35 ईयर्स होना ज़रूरी है और वो कोई भी ही शी मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ही शी मस्ट नॉट बी मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और हाउस ऑफ द लेजिस्लेटर ऑफ एनी स्टेट। मतलब ना तो वो पार्लियामेंट का मेंबर होना चाहिए ना ही लेजिस्लेचर का किसी भी स्टेट के मेंबर होना चाहिए। और गवर्नमेंट की जो गवर्नर की जो पावर और फंक्शंस हैं उसके बारे में भी हम बात करें। गवर्नर जो है अपॉइंट करता है चीफ मिनिस्टर को और उसकी काउंसिल के मेंबर्स को, और वो अपॉइंट करता है चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे उसकी काउंसिल के मेंबर्स को। गवर्नमेंट अपॉइंट करता है हाई ऑफिसर्स इंक्लूडिंग द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विसेज कमीशन एंड द एडवोकेट जनरल। द गवर्नमेंट रिकमेंड्स द स्टेट एनुअल बजट बिफोर इट इज प्रेजेंटेड इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अब हम बात करें द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। तो यहाँ पे जो है जितने भी एमएलए हम डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा चुनकर स्टेट काउंसिल में या भेजते हैं वही उन्हीं में से किसी एक को चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है और इसका जो टर्म है वो 5 ईयर्स का होता है। अब इनके जो पावर फंक्शंस हैं वो ये हैं कि चीफ मिनिस्टर इज़ द रियल हेड ऑफ द स्टेट। शी सुपरवाइज द वर्क ऑफ एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कि सारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनके सभी का काम को देख रेख जो है वो चीफ मिनिस्टर करता है। चीफ मिनिस्टर उस पर ध्यान रखता है। शी डिस्ट्रीब्यूट्स पोर्टफोलियोज टू द मिनिस्टर ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वही उनको पोर्टफोलियो भी देता है। शी प्रोसाइड्स द मीटिंग्स ऑफ द कैबिनेट की मीटिंग्स रखता है एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड कम्युनिकेट्स ऑल डिसीजन मेड टू द गवर्नर। और जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के डिसीजन होते हैं वो सभी गवर्नर के पास वो पहुंचाता है, उसका ये काम होता है। शी रेस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस और फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है या बुरा काम कर रही है इसकी जिम्मेदारी भी चीफ मिनिस्टर की ही होती है। एंड रेजिग्नेशन बाय द चीफ मिनिस्टर स्टेटेड एज द रेजिग्नेशन ऑफ द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अगर चीफ मिनिस्टर अपना रेजिग्नेशन दे देता है तो ये माना जाता है कि पूरी मिनिस्ट्री की यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का रेजिग्नेशन हो गया है। अब हम बात करें द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इसमें जो है 3 कैटेगरीज में इसको बांटा गया है, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, वो सभी जिम्मेदार होते हैं इस काम के लिए। अगर नो कॉन्फिडेंस का वोट आ जाता है यानी कि ऐसा लगता है कि सरकार जो है वो चल नहीं पाएगी या सरकार को चलाने में परेशानी है या जितने मेंबर्स सरकार के बनाने के लिए होने चाहिए उतने लेजिस्लेटिव असेंबली में नहीं है, तो फिर सारे मिनिस्टर्स का अपने आप रिज़ाइन हो जाता है।
power and functions of the Council of Ministers. The Council of Ministers is the real executive of the state. Each department in the state government is headed by the cabinet minister or minister of state. चीफ मिनिस्टर के द्वारा हर डिपार्टमेंट अलग अलग मिनिस्टर को या फिर कैबिनेट मिनिस्टर को दिया जाता है और ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो वहाँ के काम को, इसके एडमिनिस्ट्रेशन को, उसके डिपार्टमेंट को स्मूथली चलाएं. और ये इट फॉर्मुलेट्स एंड डिसाइडेड द पॉलिसीज ऑफ द स्टेट एंड इम्प्लीमेंट्स देम इफेक्टिवली. मतलब सारी पॉलिसीज़ को उन्हें लागू करना होता है, इम्प्लीमेंट करना होता है, और वो काम कर रही है इसका ध्यान रखना भी मिनिस्टर्स की जिम्मेदारी होती है. इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड एंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल इन द स्टेट. ये सभी मिनिस्टर्स की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जिम्मेदारी होती है कि स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, और इस बात की जिम्मेदारी भी होती है कि लाइफ और प्रॉपर्टी, जीवन और धन की या संपत्ति की जो सुरक्षा है वो स्टेट के पीपल्स की हो सके. ये सभी इनकी जिम्मेदारी है. ऑल मेजर अपॉइंटमेंट्स ऑफ द स्टेट आर मेड बाय द गवर्नर एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. जितने भी बड़े अपॉइंटमेंट्स स्टेट के होते हैं वो गवर्नर के थ्रू किए जाते हैं, लेकिन किसकी सलाह पर? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर. गवर्नर अपनी मर्जी से किसी को भी इस तरह नहीं चुन सकता है, उसे पहले सलाह लेनी होती है. मेजॉरिटी ऑफ द बिल्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन द लेजिस्लेटर बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. सारे जो बिल्स हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही लेजिस्लेचर में, असेंबली में इंट्रोड्यूस करते हैं. इट प्रिपेयर्स द बजट, वो बजट भी बनाते हैं, एंड डिसाइड द फाइनेंशियल पॉलिसी एंड टैक्स स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट. वो बजट भी बनाते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि फाइनेंशियल पॉलिसी या फिर टैक्स स्ट्रक्चर स्टेट का क्या होगा. अब हम बात करें नेशन एंड स्टेट रिलेशन, मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में रिलेशंस किस तरह होते हैं. तो ये जो है हमने पावर्स का जो है डिवाइड कर दिया है, डिवीज़न कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में. द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ लार्ज नंबर ऑफ पावर्स एंड रिसोर्सेज. The state look to